एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। 1 महीने बाद माँ द्वारा छिपाए गए खजाने को जानकर वह चौंक गया। यह वास्तविक कहानी बहुत अच्छी है। चाहे वह बहू हो, सास हो या बेटा, सभी को इसे आत्मसात करने के लिए सुनना चाहिए। उस दोपहर रसोई की खिड़की से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे उमस भरी हवा में तैरते धूल के हर कण साफ दिखाई दे रहे थे। शांति जी गर्म मछली की करी का बर्तन मेज पर रखते हुए संघर्ष कर रही थीं। उनके हाथ भारीपन और डर के मारे कांप रहे थे। कुछ दिनों से घर का माहौल बहुत बोझिल लग रहा था। जब से राज की पत्नी प्रिया ने अपनी नौकरी छोड़कर ऑनलाइन बिक्री का काम शुरू किया था और उसकी छोटी बहन निशा भी साथ रहने आ गई थी, तब से घर में शोर शराबे वाली हंसी, मजाक और असहज कर देने वाली घूरती निगाहें बढ़ती जा रही थीं। शांति जी की आदत थी कि वह सुबह जल्दी उठकर बाजार जाकर पूरे परिवार के लिए दोपहर का खाना बनाने के लिए कुछ साधारण चीज़ें खरीद लाती थीं। लेकिन हर दिन किसी नहा-पढ़ोर गा रहा और परिवार के लिए दोपहर का खाना बनाने के लिए कुछ साधारण चीज़ें, किसी बात पर उनकी आलोचना होती। कभी नमक ज़्यादा होता तो कभी कम। एक बार तो प्रिया ने सब्जियों की प्लेट सीधे फर्श पर फेंक दी। माँ, आप इसे खाना कहती हैं? खुद को देखिए, इस उम्र में भी आप अपने बच्चों पर बोझ बनी हुई हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती? राज मेज पर बैठा चुपचाप अपना फोन चलाता रहा। शांति जी ने सब कुछ सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब्जियां उठा लीं। उनके होंठ कसकर बंद थे और उनकी आंखें झुकी हुई थीं, जैसे कोई व्यक्ति अपमान सहने का आदी हो गया हो और अंदर तक दुखी हो। इस बार उन्होंने मछली की करी और सरसों का साग बनाने का फैसला किया, जो राज को बचपन में बहुत पसंद था। उन गरीबी के दिनों में जब एक ही मछली होती थी तो वह हमेशा अपने बेटे को दे देती थीं। उन्हें याद था कि कैसे राज खाते हुए मुस्कुराता था, पसीने से लथपथ, लेकिन उसकी आंखें चमक रही होती थीं। उन्होंने सोचा कि शायद अगर उनके बेटे को वह स्वाद याद आ जाए तो शायद उसका दिल नरम पड़ जाएगा। लेकिन यह उम्मीद तुरंत ही धराशायी हो गई। प्रिया ने गंध सूंघते ही चिल्लाया, फिर से मछली की करी राज? माँ, ऐसा क्या बनाती हैं कि घर से हमेशा एक ढाबे जैसी गंध आती रहती है? मुझे अपने बिजनेस पार्टनर को घर पर बुलाना है और माँ ये देहाती व्यंजन बनाती रहती हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? निशा ने एक चुभने वाली टिप्पणी की, शायद माँ मछली को किसी काद्र कहा है और के साथ साझा नहीं करना चाहती सिवाय अपने बेटे के। कुछ दिन पहले मैंने माँ से अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे उधार मांगे थे, लेकिन उन्होंने बहरा होने का नाटक किया और कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया ने राज की ओर मुड़कर उसके कंधे पर थपथपाया, तुम कुछ बोलो। क्या माँ यहाँ हम पति पत्नी को परेशान करने के लिए रह रही हैं? राज ने अपना फ़ोन नीचे रखा। नींद की कमी से उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपनी माँ की ओर देखा और पाया कि वह अभी भी वहीं खड़ी थीं। उनके कांपते हाथों में करी का कटोरा था, जिसे किसी ने छुआ तक नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, प्रिया ने करी का बर्तन जमीन पर पटक दिया। पूरी रसोई में मछली की तेज गंध फैल गई। सरसों के साग का पानी फर्श पर बह गया। शांति जी हैरान थीं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बस बहुत हुआ। माँ, आप तुरंत इस घर से निकल जाइए। जब से आप यहाँ रहने आई हैं, मेरा कारोबार घाटे में जा रहा है और घर में शांति नहीं है। आप अपने गांव वापस चली जाइए, राज जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ बिजली की तरह कड़की, जिससे कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जम गया। राज की बेटी अंजलि ऊपर से दौड़ती हुई आई और अपनी दादी को देखते ही रोते हुए उनके पैरों से लिपट गई। दादी मत जाइए। लेकिन शांति जी ने अपनी पोती का हाथ हटाया, धीरे से उसके बालों को सहलाया और फुसफुसाया, दादी बस कुछ समय के लिए जा रही हैं, तुम अच्छी बच्ची बनकर रहना। फिर वह झुकी और अपना पुराना हैंडबैग उठाया, साथ में कुछ कपड़ों से भरा एक फटा हुआ कपड़े का थैला भी उठा लिया। दरवाजे से बाहर निकलने से पहले
वह मुड़ी और राज की ओर देखा। वह बिना अपनी नजरें हटाए वहीं खड़ा रहा, लेकिन जीवन में पहली बार उन्होंने उसे दोष नहीं दिया। वह बस धीरे से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो राख की तरह हल्की थी। किसी ने नहीं देखा कि उस फटे हुए कपड़े के थैले के अंदर एक छोटा लकड़ी का बक्सा था। यह वह बक्सा था जिसे शांति जी ने पिछले 15 सालों से संभाल कर रखा था, जिसमें उनके दिवंगत पति की वसीयत, उनके नाम पर जमीन के मालिकाना हक का प्रमाण पत्र और राज के लिए लिखा एक पत्र था जो कभी भेजा नहीं गया। एक उपहार, एक विरासत और एक सबक जो उन्होंने सोचा था कि वह अपने बेटे को तब सौंपेंगी जब वह काफी परिपक्व हो जाएगा। उनके जाने के बाद घर में किसी ने उनके बारे में नहीं पूछा। केवल अंजलि ने उस रात अपनी दादी को गले लगाते हुए एक तस्वीर बनाई और उसे अपनी मेज की दराज में रख दिया। राज ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उस रात वह सो नहीं सका। चुपचाप बरामदे में उस बेंत की कुर्सी को देखता रहा जहां उसकी माँ बैठकर अपनी पोती के उलझे बाल सुलझाया करती थीं। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर आहें भरती थीं। अगले दिन काम पर जाते समय राज ने निशा को कमरे में खिलखिलाते हुए सुना। वह उस पोती के उलझे बाले में उस पोती के उलझे बाल सुलझाया करती थीं। लकड़ी की अलमारी को खंगाल रही थी जहां शांति जी अपना निजी सामान रखती थीं। निशा ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा बाहर निकाला। यह क्या है? यह बक्सा इतना पुराना क्यों है? इसमें ताला भी नहीं है। निशा ने ढक्कन खोला, अंदर के कागजों पर सरसरी नजर डाली और फिर भौहें सिकोड़ लीं। यह जमीन का कागज शांति के नाम पर कैसे? हाँ, यह एक सपना होना चाहिए। ध्यान से पढ़ने की जहमत उठाए बिना निशा ने कागजों को गोल किया और कूड़ेदान में फेंक दिया। प्रिया अंदर आई, कुछ पूछा और फिर दोनों जोर से हंसने लगीं। राज दरवाजे से गुजरा, इस बात से अनजान कि उसकी साली ने अभी पूरे परिवार का भविष्य जला दिया है। सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन उथल पुथल अभी शुरू ही हुई थी और वह छोटी सी महिला जो उस दरवाजे से बाहर निकली थी, अपने साथ कुछ ऐसा ले गई थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, कुछ ऐसा जो पूरे परिवार को पश्चाताप में डुबो देगा। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर आ रही थी। अभी भी धूल की एक पतली परत चढ़ी हुई थी, जैसे शांति जी के जाने के बाद से घर में सब कुछ ठहर गया हो। बरामदे में बेंत की कुर्सी अभी भी वहीं थी, लेकिन असहज रूप से खाली और खामोश थी। अंजलि फर्श पर अकेली बैठी अपनी दादी की बनाई तस्वीर को गले लगाए हुए थी। आंसुओं से कलम की रेखाएं धुंधली हो गई थीं। राज अपने कमरे से बाहर निकला, हाथ में बिना चीनी वाली कॉफी का कप लिए हुए। उसकी निर्जीव आंखें अपनी बेटी पर से होती हुई उस कुर्सी की ओर गईं। पूरे घर में एक अजीब सा खालीपन था। रसोई में बर्तनों की खड़खड़ाहट या हर सुबह की जानी पहचानी हिदायतों की कमी के कारण नहीं, बल्कि उस बो किसान के खामोशी के कारण जो धीरे धीरे उसे खाए जा रही थी। एक हफ्ता बीत गया, किसी ने शांति जी का जिक्र नहीं किया, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। लेकिन शनिवार की सुबह जब राज दुकान के लिए निकलने वाला था, तो एक अजनबी युवक गेट के बाहर खड़ा था। उसने एक पुरानी शर्ट पहन रखी थी, उसके हाथ में धूल भरा बैग था। उसका रूप देहाती था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं रोहन हूँ, रमेश का बेटा, शांति मौसी का भतीजा। मैं गांव से मौसी को खोजने आया हूँ। राज थोड़ा चौंक गया। रोहन नाम बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसने अपनी माँ को कई बार उसका जिक्र करते सुना था। वह लड़का बहुत आज्ञाकारी है, पढ़ाई में अच्छा है और प्रांत के बाहर किसी कारखाने में काम करता है। मौसी गांव वापस नहीं आई। मुझे लगा कि वह यहीं है। राज ने अपना थूक निगला हिचकिचाया और फिर रोहन की आंखों से नजरें चुरा लीं। माँ गांव वापस चली गई हैं। कुछ बात हो गई थी, इसलिए वह कुछ समय के लिए बदलाव चाहती थीं। रोहन एक पल के लिए चुप रहा, फिर अपना बैग खोला, एक पुरानी फाइल निकाली और उसे मेज पर रख दिया। मौसी ने मुझे यह आपके लिए रखने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर कुछ भी अप्रत्याशित हो तो यह राज को दे देना।
इससे पहले कि राज उसे खोल पाता, निशा अंदर से बाहर आई और ताना मारा, अरे यह कौन है? क्या कोई और रिश्तेदार आ गया? जीजाजी रोहन ने विनम्रता से सिर झुकाकर नमस्ते किया, लेकिन निशा का रवैया देखकर उसकी आंखों में शक पैदा होने लगा। राज ने फाइल खोली। अंदर जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति थी, जिसका नाम मुएनथीर्थ यानी शांति देवी के नाम पर था। शहर के बाहरी इलाके में 3000 वर्ग मीटर से अधिक का एक भूखंड, जिसकी मांग निवेशकों के बीच बहुत अधिक थी। नीचे एक हस्तलिखित वसीयत भी थी, जिस पर मुहर लगी थी। सामग्री संक्षिप्त थी, यह जमीन उस बच्चे के लिए मेरा आखिरी उपहार है जो अपनी माँ को महत्व देना जानता है। राज जैसे सुन्न हो गया, उसके कान भन्नाने लगे और सीने में झकड़न महसूस हुई। यादें एक फिल्म की तरह उसके दिमाग में घूमने लगीं। हर रात माँ की सलाह, अंजलि की स्कूल फीस के लिए एक एक पैसा जो उन्होंने बचाया था। हर बार जब दुकान में पूंजी की कमी होती थी तो वह चुपचाप उसके कर्ज चुका देती थीं, बिना एक भी शब्द कहे। यह सब एक तमाचे की तरह था, जिसने उसके अंदर कुछ जगा दिया, कुछ ऐसा जिसे उसने लंबे समय से अपनी झूठी शान और उदासीनता के नीचे दफन कर दिया था। रोहन वहां बैठा था, धीमी आवाज में बोला, मुझे पता है कि मौसी ने एक बार अपने पुराने दोस्त श्री कुमार की मदद की थी, उनके नाम पर जमीन रखी थी ताकि कानूनी मुकदमों से बचा जा सके, लेकिन वह सादा जीवन जीती थीं। उन्होंने यह सब छिपाए रखा। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर भविष्य में मैं आपसे मिलूं और आप अभी भी एक सभ्य जीवन जी रहे हों तो यह कागज आपको सौंप दूं, नहीं तो वह इसे दान कर देंगी। राज ने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसका मन बेचैन था। श्री कुमार यह नाम बहुत जाना पहचाना लग रहा था। एक पुराना पड़ोसी जो उसके पिता का दोस्त था, कभी कभी घर आकर माँ से मिलता था। वह अभी भी उनके संपर्क में थीं। क्या यह हो सकता है कि चीज़ें उतनी सरल नहीं थीं जितनी उसने सोची थीं? प्रिया जैसे ही नीचे उतरी, उसने रोहन और फाइल को देखा और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। यह क्या है और क्या मुसीबत है? उसने राज के हाथ से कागज छीन लिया, कुछ पंक्तियां पढ़ीं और फिर आंखें सिकोड़ ली। हैं भगवान, यह जमीन तुम्हारी माँ के नाम पर है। उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? निशा बीच में बोली, आश्चर्य का भाव बनाने की कोशिश करते हुए, उस दिन मैंने अलमारी में एक पुराना बक्सा देखा था। मुझे लगा कि यह रद्दी कागज है, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। मुझे क्या पता था। उसकी अधूरी बात राज के सीने में चाकू की तरह चुभ गई। वही थी जिसने मूल वसीयत को जला दिया था। प्रिया ने निशा को घूरा, फिर राज की ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ ठंडी थी। अब तुम क्या करने वाले हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? राज चुप था। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। माँ कोई पता, कोई फ़ोन कॉल, कोई संदेश छोड़े बिना चली गईं। अब उसके दिल में बस एक खालीपन था जो बढ़ता ही जा रहा था। उसी समय लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गरीब गली के आखिर में एक छोटे से आश्रम में शांति जी बेघर बच्चों के लिए लाए गए कपड़ों को सावधानी से तह कर रही थीं। बच्चों की हंसी सुनकर उनका चेहरा नरम पड़ जाता, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में अभी भी एक उदासी झलकती थी। वह वापस जाने के लिए तैयार नहीं थीं। गुस्से के कारण नहीं, बल्कि यह जानने के लिए कि अपनी माँ को खोने के बाद क्या उनका बेटा उन्हें फिर से खोजने का तरीका जानता है। उस शाम जब दिन की आखिरी किरणें शहर पर एक सुनहरी चादर की तरह फैल रही थीं, राज अपनी कार चलाकर उस पुरानी गली में गया जहां माँ उसके साथ रहने आने से पहले रहती थीं। यादें लहरों की तरह उमड़ पड़ीं, उसके भारी सीने से टकरा रही थीं। गड्ढों से भरी छोटी सड़क, धब्बेदार पेंट वाली लकड़ी की बाड़, दरवाजे के सामने बेर का पेड़ जिस पर माँ ने एक बार कागज का एक टुकड़ा लगाया था, मत तोड़ो कांटे हैं, ताकि पड़ोस के बच्चों को याद दिलाया जा सके सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन वह छोटा सा घर जहाँ कभी बर्तनों की खड़खड़ाहट और उमस भरी गर्मियों की दोपहर में पंखे की चरमराती आवाज़ गूंजती,
थी, अब बंद था और उस पर बिक्री के लिए का बोर्ड लगा था। बगल के एक बूढ़े पड़ोसी ने राज को पहचान लिया और आह भरी, जब से शांति जी गई हैं, घर ठंडा और वीरान हो गया है। श्री कुमार कभी कभी आते हैं, पौधों को अंदर बाहर करते हैं, जैसे किसी को याद कर रहे हों। कुमार का नाम फिर से राज के दिमाग में कौंधा, इस बार स्पष्ट नहीं बल्कि स्पष्ट, जैसे एक पुराना दरवाज़ा अभी अभी खुला हो। उसे याद आया कि जब भी वह आते थे, उनके हाथ में हमेशा सब्जियों का एक गुच्छा या गांव की फलियों का एक थैला होता था जो वह शांति जी को देते थे। वे बरामदे में बैठते, हरी चाय पीते और बहुत पुरानी बातें करते। श्री कुमार की आवाज़ गहरी और गर्म थी और माँ अक्सर खिलखिलाती थीं, कभी कभी नाराज होने का नाटक करती थीं। उस समय राज बहुत व्यस्त था। उसने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि उसे यह सब परेशान करने वाला लगता था। अब पीछे मुड़कर देखने पर शायद उनके बीच कुछ अनकहा था। ज्यादा सोचे बिना राज अपनी कार को नए शहरी क्षेत्र की ओर मोड़कर देखने पर दिया, जहां श्री कुमार की रियल एस्टेट निवेश कंपनी का कार्यालय था। रिसेप्शनिस्ट उसे तीसरी मंजिल पर ले गई। कार्यालय शाम की रोशनी से भरा, विनम्र और शांत था। श्री कुमार पहले जैसे ही थे, उनके बाल और सफ़ेद हो गए थे। उन्होंने पतले फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था और वह भूरे रंग की लकड़ी की मेज के पीछे बैठे थे। राज को देखकर उनका चेहरा थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। तुम जमीन के लिए आए हो, है ना? इस सवाल ने राज को रोक दिया, इससे पहले कि वह कुछ कह पाता। श्री कुमार ने एक पतली फाइल निकाली। मुझे पता था कि तुम एक दिन आओगे। यह पुराना अनुबंध है। तुम्हारे पिता ने वह जमीन तुम्हारी माँ के लिए छोड़ी थी। जब मैं एक मुकदमे में फंसा था, तब तुम्हारी माँ ने मेरे लिए उस पर अपना नाम रखा था, लेकिन उन्होंने कागज वापस करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह इसे राज के लिए बचाकर रखेंगी अगर वह अपनी माँ से प्यार करना सीख जाए। राज ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके दिमाग में बाजार में सब्जियां बेचती अपनी माँ की छवि कौन थी। वे रातें जब वह उसके बुखार में गीली पट्टियां रखती थीं, हर फ्रूगल भोजन जिसमें वह उसे सबसे अच्छी मछली का टुकड़ा खाने के लिए मजबूर करती थीं, यह सब एक दर्दनाक फिल्म की तरह सामने आया, जिसमें वह एकमात्र खलनायक था। मेरी माँ वह अब कहाँ है, क्या आप जानते हैं? श्री कुमार ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर सिर हिला दिया। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने वादा किया है। तुम्हें उसे अपने दिल से खोजना होगा। जवाब ने राज को गुस्सा नहीं दिलाया। इसके विपरीत इसने उसे बहुत छोटा महसूस कराया। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और जाने की अनुमति मांगी। गलियारे से गुजरते समय राज ने गलती से 2 कर्मचारियों को बात करते हुए सुना है उस बूढ़ी शांति जी ने बेघर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कोष शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का दान दिया और फिर गायब हो गईं। कितनी रहस्यमयी हैं। कोई उनकी पहचान नहीं जानता, केवल जमाकर्ता का नाम से। राज तुरंत मुड़ा और उनसे पूछा, लेकिन किसी को और विवरण नहीं पता था। पहेली का एक और टुकड़ा सामने आया था, जैसे एक विशाल पहेली जिसे उसकी माँ ने चुपचाप व्यवस्थित किया था। उस शाम राज विचारों में डूबे चेहरे के साथ घर लौटा। प्रिया अभी भी अपने सौंदर्य उत्पादों का प्रचार करने वाले लाइव स्ट्रीम पर ध्यान केंद्रित कर रही थी और निशा उत्साह से संदेश भेज रही थी। राज को अंदर आते देख दोनों ने शक की निगाहों से ऊपर देखा। क्या हुआ? जमीन के बारे में कोई खबर है? क्या तुम उसे किसी और के हाथ में जाने दोगे? प्रिया ने अपनी भौहें चढ़ाईं। राज ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप कमरे में चला गया और अपनी माँ की पुरानी दराज खोली। वह खाली थी, सिवाय उसकी बेटी द्वारा छोड़े गए कागज के एक टुकड़े के, जिस पर दादी एक पतली बिल्ली को खाना खिला रही थीं। तस्वीर के नीचे बचकाने अक्षरों में लिखा था, मुझे दादी की याद आती है। दादी कहाँ है? उसी समय बाजार के पास एक छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान पर
रोहन जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रिंट करवा रहा था। बूढ़ी दुकान मालिक को अचानक याद आया। पिछले महीने एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत एक वसीयत की एक प्रति प्रिंट करवाने आई थी। साथ में एक तस्वीर और एक नोट था। उसने दराज से एक काधर माड़िंक प्रति निकाली अगर 30 दिनों के बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं मिला। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी मौसी की लिखावट पहचानी, साफ और शांत, एक ऐसी पंक्ति के साथ समाप्त हुई जिसने उसका गला रुंध दिया। अगर मेरा बेटा मुझे नहीं ढूंढेगा तो मैं इसे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दूंगी जो इसका सम्मान करे। उस समय आश्रम में शांति जी शाम की छाया में बच्चों के साथ बैठी थीं जो रात के खाने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे। एक छोटी लड़की ने उनका हाथ खींचा, फुसफुसाते हुए, दादी, आज मैंने एक बिल्ली बनाई जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी आपने कहानी में बताई थी। शांति जी हौंस पड़ी, लेकिन उस हौंसी में एक घुटन थी। उन्होंने बैंगनी रंग में बदलते आकाश को देखा। उनके दिल में एक अनाम प्रतीक्षा की भावना उठी, माफ़ी की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि अपने बेटे के फिर से प्यार करना सीखने की प्रतीक्षा। जैसे ही शाम ढली, रोहन घबराहट में राज के घर वापस आया। उसका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मौसी इतनी स्पष्ट चेतावनी छोड़ देंगी, और न ही उसे यह उम्मीद थी कि वसीयत की प्रति में लिखा 30 दिन का समय लगभग समाप्त होने वाला है। उसने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, राज से मिलते ही हाँफते हुए प्रति निकाली और आखिरी पंक्ति की ओर इशारा किया। अगर 30 दिनों के भीतर उत्तराधिकारी नहीं मिला तो माँ इसे किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप देंगी जो इसका सम्मान करे। राज ने कागज पकड़ा। उसकी कांपती उंगलियां अपनी माँ की तिरछी लिखावट पर फिरीं। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने रोहन की ओर देखा और जैसे होश में आ गया। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। उसी समय शहर के केंद्र में एक आलीशान कैफ़े में प्रिया लगभग 40 साल के एक व्यक्ति के सामने बैठी थी जिसने गहरे रंग का सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा चिकना था, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी थी। वह विक्रम था जिसे निशा ने एक निजी वकील के रूप में पेश किया था, जो ज़मीन के संवेदनशील मामलों को संभालने में माहिर था। प्रिया ने उसे कुछ कागजात की फोटोकॉपी दी। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन स्पष्ट थी। मैं कोई झंझट नहीं चाहती। अगर मेरी सास सामने नहीं आती हैं तो मैं उस जमीन का मालिकाना हक जल्दी से स्थानांतरित करना चाहती हूँ। मेरा पति नरम दिल है, मुझे बस मीठी बातें करनी हैं और वह हस्ताक्षर कर देगा। बाकी काम आप संभाल लें। विक्रम ने सिर हिलाया, मुस्कुराया, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही जाली। दस्तावेज बनाने और भूमि विभाग में कुछ संपर्कों से संपर्क करने की योजना बन रही थी। निशा ठीक पीछे बैठी थी, अपनी विजयी मुस्कान को छिपाने के लिए अपने बालों को संवारने का नाटक कर रही थी। जब से उसे पता चला कि शांति जी गायब हो गई हैं और राज को अरबों की ज़मीन के बारे में बड़बड़ाते सुना है, उसने अपनी अलग चाल की योजना बना ली थी। अगर वह इसे हासिल नहीं कर सकती तो कम से कम उसे एक हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जो बात वह नहीं जानती थी वह यह थी कि उस शाम घर लौटने पर रोहन ने चुपके से उसके हैंडबैग में एक छोटा रिकॉर्डिंग डिवाइस रख दिया था। जब निशा ने लापरवाही से अपना बैग मेज पर छोड़ दिया था, उसके और विक्रम के बीच की बातचीत, जालसाजी के इरादे के बारे में हर एक शब्द स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो गया था। अगले दिन राज ने रोहन से बाजार के पास एक छोटे से कैफे में मुलाकात की। श्री कुमार भी वहां थे। प्रति की सामग्री सुनने के बाद श्री कुमार थोड़ी देर के लिए विचारमग्न हो गए और फिर एक और कागज निकाला। यह उस भूमि विवाद को वापस लेने का एक बयान था जिस पर उन्होंने 10 साल पहले शांति जी के साथ हस्ताक्षर किए थे। साथ में एक बयान था, हस्तलिखित संदेश था। मैं ज़मीन वापस लेना चाहता था, लेकिन उसने इसे यह सोचकर रख लिया कि शायद उसका बेटा उसके पास जो है उसकी सराहना करना नहीं जानता। अगर वह सीख जाता है तो उसे दे देना। राज ने यह पढ़ा
और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपने आंसू छिपाने के लिए जल्दी से अपना पढ़ा की चेहरा घुमा लिया। जबकि राज बदलने लगा था, प्रिया एक बिल्कुल अलग नाटक कर रही थी। उसने सिसक सिसक कर रोने का नाटक किया, अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए एक वीडियो बनाया। उम्मीद की कि ऑनलाइन समुदाय उसे माफ़ कर देगा और समझेगा। वीडियो को सावधानीपूर्वक बनाया गया था, जिसमें दुखद पृष्ठभूमि संगीत, हल्के नीले रंग के कपड़े, मंद प्रकाश और एक रुआंसी आवाज़ थी। लेकिन 2 दिन से भी कम समय में वीडियो को शांति जी की पूर्व नौकरानी सुनीता ने एक सोशल मीडिया ग्रुप पर उजागर कर दिया। सुनीता ने उसके और प्रिया के बीच के संदेशों को पोस्ट किया, जिसमें प्रिया ने कहा था कि वह यह वीडियो सिर्फ दिखावे के लिए बना रही है। किसके पास असली माफ़ी मांगने का समय है, नकली होने के बाद भी वह एक फिल्म की तरह छिप रही है। सुनीता का वीडियो तेजी से वायरल हो गया और नेटिजन्स नाराज हो गए। प्रिया ने तुरंत टिप्पणियों को बंद कर दिया, निशा बचती रही और राज बस अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा, दीवार पर परावर्तित होती रोशनी को देख रहा था, जैसे कि वह अपनी सभी गलतियों को जला देना चाहता हो। उस शाम जब रोहन अपने बाद किराए के कमरे में लौटा तो 2 अजनबी लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके पेट पर चाकू रखा और उसका बैग छीन लिया। अंदर जमीन के कागजात की प्रमाणित प्रति और रिकॉर्डिंग डिवाइस था। एक मुक्के से वह नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी वह उन 2 लोगों में से एक को पहचानने में कामयाब रहा, जो उस दिन कैफे में विक्रम के बगल में बैठा था। रोहन को पास के लोगों ने बचाया और एक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। जब उसे होश आया तो उसने हकलाते हुए राज और श्री कुमार को सब कुछ बताया। श्री कुमार ने तुरंत किसी को सत्यापित करने के लिए बुलाया, साथ ही विक्रम के धोखाधड़ी के कृत्यों के बारे में अधिकारियों को एक तत्काल आवेदन भेजा। कहानी धीरे धीरे उस जमीन के पीछे एक अंधेरे साजिश का खुलासा करने लगी, जिसके बारे में शांति जी कई सालों से चुप थीं। इस बीच शांति जी अभी भी आश्रम में थीं। हर सुबह श्री आनंद के साथ आंगन में झाड़ू लगाती और दोपहर में बच्चों को परियों की कहानियां सुनाती। लेकिन आज वह थोड़ी अलग थीं। वह बगीचे में अकेली बैठी थीं, उनकी आंखें दूर तक देख रही थीं। एक छोटी लड़की उनके बगल में बैठी और धीरे से पूछा, दादी, क्या आप दुखी हैं? शांति जी धीरे से मुस्कुराईं। दादी दुखी नहीं हैं, बस एक चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं। किसका इंतज़ार कर रही हैं? लड़की ने अपना सिर झुकाया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से जवाब दिया, किसी के प्यार करना सीखने का, अपनी गलती का एहसास करने का, किसी के एक माँ से प्यार करना फिर से सीखने का इंतज़ार। श्री आनंद की मेज पर एक सीलबंद लिफाफा था, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा था, केवल तभी सौंपें जब आने वाला व्यक्ति मेरा बेटा राज हो और वह 3 बातें बताए जिससे उसकी माँ को जीवन में सबसे ज्यादा दुख हुआ। वह पत्र अभी भी अछूता था, लेकिन यह बहुत देर तक शांत नहीं रहेगा, क्योंकि उस बेटे के दिल में आग फिर से जलने लगी थी और इस मेट आग सौंपे टे राज बार यह उन अंधेरे दिनों को रोशन करने के लिए काफ़ी मजबूत हो सकती है, जिन्हें बनाने में उसने खुद योगदान दिया था। अगली सुबह राज बहुत जल्दी भूमि रिकॉर्ड कार्यालय में था। नींद की कमी से उसकी आंखें धांसी हुई थीं और उसके हाथ में श्री कुमार द्वारा नोटरी कार्यालय के संग्रहित रिकॉर्ड से निकाली गई एकमात्र बची हुई प्रति कसकर पकड़ी हुई थी। उसे पता था कि समय समाप्त हो रहा है और अत्यावश्यकता, चिंता और पश्चाताप की भावना ने उसे बेचैन कर दिया था। पटेल नामक भूमि अधिकारी बाहर आया। राज को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। आप फिर से आ गए। मैंने कहा था कि इस जमीन के कागजात पर अभी तक कोई हस्तांतरण पुष्टि नहीं हुई है। मालिक अभी भी शांति देवी हैं। जब तक वह पुष्टि के लिए नहीं आती, हमारे पास इसे संसाधित करने का कोई आधार नहीं है। राज ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ कर्कश थी। मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, अगर कोई और आता है तो उन्हें इसे स्थानांतरित न करने दें। कोई जाली दस्तावेज बना रहा है। पटेल ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। राज उठा और जाने वाला था कि पीछे से एक धीमी आवाज़ आई,
राज भाई। वह मुड़ा और एक साधारण कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र की महिला को देखा, जिसके हाथ में हरी बीन्स और ब्रेड वाला एक प्लास्टिक का थैला था। वह बाजार के गेट के सामने पानी बेचने वाली बूढ़ी औरत थी जिससे रोहन पहले मिला था। मैंने उस सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत को देखा था जिसके बारे में आपने पूछा था। वह उस दिन एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी के साथ थी। वे नींबू पानी खरीदने के लिए रुके और फिर एक ऑटो रिक्शा लेकर शहर के बाहरी इलाके में शांति मंदिर की ओर चले गए। राज अचानक रुक गया। श्री आनंद, यह नाम श्री कुमार ने उल्लेख किया था। श्री आनंद एक आश्रम चलाते थे जो बेसहारा बुजुर्गों और बेघर बच्चों को आश्रय देता था। बिना किसी हिचकिचाहट के राज ने तुरंत रोहन और श्री कुमार को फोन किया और तीनों निकल पड़े। सद्भावना आश्रम एक लाल मिट्टी की सड़क के पीछे छिपा हुआ था, जिसके दोनों ओर पुराने आम के फूल किया पेड़ों की कतारें हवा में सरसरा रही थीं। जब वे पहुंचे तो माहौल अजीब तरह से शांतिपूर्ण था। बच्चे धूप में खेल रहे थे, कुछ बूढ़ी औरतें बरामदे में ऊन बुन रही थीं और दूर से श्री आनंद बाड़ के पास फूलों को पानी दे रहे थे। उन्होंने राज को देखकर ऊपर देखा। उनकी आंखें पहले सतर्क थीं, फिर धीरे धीरे शांत हो गईं। राज आगे बढ़ा, गहराई से सिर झुकाया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शांति माँ का बेटा हूँ, मैं माँ से मिलने आया हूँ। श्री आनंद बहुत देर तक चुप रहे और फिर सिर हिलाया। वह गुस्सा नहीं है, लेकिन वह तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर तुम वास्तव में ईमानदार हो तो तुम्हें उस जमीन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ मिलेगा। राज ने अपने होंठ काटे, उसकी आवाज़ कांप गई। मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी माँ वापस चाहिए। मैं गलत था, मैं बहुत मूर्ख था। श्री आनंद ने घर के किनारे एक लकड़ी का दरवाज़ा खोला, उसे एक छोटे से कमरे में आमंत्रित किया जहाँ मेज पर एक सीलबंद लिफाफा था। राज ने कांपते हाथों से उसे खोला, एक सादा कागज़ निकाला जिस पर केवल एक वाक्य लिखा था, अगर तुम्हें वे 3 बातें याद हैं जिनसे माँ को सबसे ज़्यादा दुख हुआ तो उन्हें लिखो। अगर तुम्हें सही याद है तो माँ तुम्हें माफ़ कर देंगी। राज बैठ गया, उसका दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और यादों को एक उल्टी धारा की तरह बहने दिया। जब मैं 20 साल का हुआ तो माँ ने मेरे व्यावसायिक स्कूल के लिए अपने सारे शादी के गहने बेच दिए, जबकि वह खुद बर्तन मांजने का काम करती रहीं। फिर भी मैंने उन्हें देहाती कपड़े पहनने के लिए डांटा, जिससे मुझे शर्मिंदगी हुई। लिखते समय उसके हाथ कांपड़ात हो रहे थे। जिस दिन मैंने शादी की, माँ ने मेरे हाथ में अपनी जीवन भर की बचत 1 लाख रुपए की पासबुक थमा दी और मैंने उसे अपनी पत्नी को दे दिया, बिना धन्यवाद कहे। माँ एक कोने में बैठी रहीं। किसी ने उन्हें शादी की तस्वीर के लिए नहीं बुलाया। आंसू गिरने लगे। जिस दिन माँ रसोई में गिर गईं और खून बह रहा था, मैं उन्हें अस्पताल नहीं ले गया, बल्कि चिल्लाया, अपना ध्यान खुद रखो, तुम हमें बहुत परेशान कर रही हो। जब उसने श्री प्लेत आनंद को कागज़ वापस दिया तो वह आंसुओं से भीगा हुआ था। बूढ़े आदमी ने उसे बहुत देर तक देखा, फिर सिर हिलाया, कागज़ लिया और चुपचाप अंदर चला गया। राज मेज पर सिर रखकर बैठ गया, उसके कंधे कांप रहे थे। खिड़की के बाहर हवा पेड़ों के बीच से सरसराती हुई बह रही थी, जैसे उसे सांत्वना दे रही हो। थोड़ी देर बाद धीमी चप्पलों की आवाज़ पास आई। राज ने ऊपर देखा और अपनी माँ को अपने सामने खड़ा देखकर उसका दिल लगभग रुक गया। वह पतली हो गई थीं, उनके बाल और सफ़ेद हो गए थे। उनकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं, लेकिन अभी भी रोशनी से भरी थीं। एक शब्द कहे बिना राज उछल पड़ा, आगे बढ़ा और अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। माँ, ओ माँ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। शांति जी ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ अपने बेटे के कंधे पर रखा, हवा की तरह हल्का, फिर उसे थपथपाया जैसे वह उसे बचपन में सुलाती थीं। पीछे श्री आनंद धीरे से मुड़े, उनकी आंखें नम थीं। आश्रम के बच्चे भी खेलना बंद कर चुके थे।
चुपचाप अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे। उस पल में किसी को कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। एक आलिंगन सब कुछ कहने के लिए काफी था। जब राज ने आश्रम छोड़ा तो शाम ढल रही थी। उसके हाथ में मां का लिखा एक पत्र था, जिस पर आखिरी शब्द लिखे थे, अगर तुमने प्यार करना सीख लिया है तो मुझे तुमसे कुछ भी वापस नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम क्षतिपूर्ति करना चाहते हो तो इस तरह जियो कि अंजलि को तुम्हारी वजह से कभी रोना न पड़े। वह लाल मिट्टी की सड़क पर सुनहरी शाम की रोशनी में पत्र लेकर चला गया। उसका दिल इतना हल्का था जितना पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन दूर काले बादल अभी तक पूरी तरह से छंटे नहीं थे, क्योंकि विनाशकारी अभी भी नहीं रुके थे और अगला टकराव बहुत अधिक क्रूर होने वाला था। रात जब घर लौटा तो काफी अंधेरा हो चुका था। पेड़ों के बीच से हवा फुसफुसा रही थी। घर का दरवाजा खुला और हवा की झंकार ने खामोशी को तोड़ दिया। वह अंदर गया और पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, जो एक महीने पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था। बूढ़ा अधिक गहरा और अब अभिमानी नहीं। अंजलि ऊपर से दौड़ती हुई आई। अपने पिता को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन पास आते ही रुक गई। दादी कहाँ हैं पापा? उस सवाल ने राज के दिल में चुभन पैदा कर दी। वह अपनी बेटी को गले लगाने के लिए झुका। उसके होंठ हल्के से कांपे। पापा दादी से मिले, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक दादी से दूर रखा। प्रिया लिविंग रूम से बाहर आई। उस दृश्य को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। वह राज के ठंडे और उदासीन व्यवहार की आदी थी, इसलिए इस समय उसकी कोमलता ने उसे भ्रमित और थोड़ा असहज कर दिया। तुम आज पूरे दिन कहाँ थे? क्या तुम जानते हो कि लोग जमीन हस्तांतरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए घर आए थे? राज ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि दृढ़ता थी। मैं किसी भी चीज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मेरी मां सहमत नहीं है और तुम्हें भी मेरी पीठ पीछे कुछ करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रिया व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। तुम क्या कह रहे हो? जमीन का मामला पूरे परिवार का है। अगर मैंने पहल नहीं की होती तो वह जमीन शायद किसी और ने हड़प ली होती। रसोई से निशा ने भी अपना सिर बाहर निकाला। उसके मुंह में अभी भी केक था। राज जीजाजी, यह मत भूलिए कि मैं ही थी जिसने जमीन के कागजात खोजे थे। मेरे बिना आपको यह भी पता नहीं होता कि आपकी मां के पास यह संपत्ति है। राज मुड़ा। उसकी आवाज गहरी हो गई। तुम ही हो जिसने मां द्वारा छोड़े गए लकड़ी के बक्से को जलाया था, है ना? उस सवाल ने एक पल के लिए हवा को जमा दिया। निशा एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई और फिर हंस पड़ी। अरे यह सिर्फ कुछ पुराने कागज थे। किसे पता था कि वे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे? राज ने धीरे से सिर हिलाया। सौभाग्य से मैं एक प्रति रखने में कामयाब रहा, और तुम अब से मेरे परिवार के मामलों में हस्तक्षेप मत करना। उसी रात राज ने रोहन को बुलाया और साथ में सभी बचे हुए दस्तावेजों की जांच की। श्री कुमार भी एक फोटोकॉपी लेकर आए, जो उन्हें अभी नोटरी कार्यालय से मिली थी। किसी ने शांति जी का रूप धारण कर जमीन हस्तांतरण के लिए आवेदन किया था। सौभाग्य से हस्ताक्षर अभी तक नहीं हुए थे, लेकिन वे भूमि अधिकारी पर सत्यापन प्रक्रिया को नजरअंदाज करने के लिए दबाव डाल रहे थे। मैंने पहले ही एक शिकायत दर्ज कर दी है। राज ने कागज को देखा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। वह जानता था कि केवल एक ही व्यक्ति ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है, विक्रम। और अगर विक्रम ने तेजी से कार्रवाई की तो चीजें नियंत्रण से बाहर हो सकती थीं। अगली सुबह राज भूमि विभाग गया। सीधे प्रभारी अधिकारी श्री पटेल उसे एक निजी कमरे में ले गए और मेज पर एक पतली फाइल रखी। जैसा कि आपने कहा, किसी ने शांति देवी के नाम पर जमीन हस्तांतरण के लिए एक आवेदन भेजा है, लेकिन हस्ताक्षर नकली हैं। पटेल ने लिखावट की तुलना करते हुए एक और प्रति निकाली। अंत की ओर इशारा करते हुए शांति शब्द एक नए तरीके से लिखा गया था, जबकि बूढ़ी औरत आमतौर पर एक पुरानी शैली का उपयोग करती थीं। मेरे पास गोदाम में कुछ पुरानी हस्तलिखित प्रतियां थीं। सौभाग्य से किसी ने अभी तक फाइल पर कार्रवाई नहीं की है।
राज ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी, लेकिन पटेल ने उसे गंभीरता से देखा। लेकिन मैंने सुना है कि आज कोई मुझे हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए प्रोत्साहन देने आएगा। राज स्तब्ध था। बगल में श्री कुमार ने चुपचाप अपना फोन निकाला और बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। उसी दिन दोपहर में वार्ड के गेट के पास एक कैफे में विक्रम निशा के साथ बैठा और मेज पर एक मोटा लिफाफा रखा। यह एक छोटी सी बात है, मैंने ऐसे दर्जनों मामले निपटाए हैं, बस एक हस्ताक्षर की ज़रूरत है और वह ज़मीन हमारी है। फिर तुम अपना हिस्सा लेना, मैं अपना लूँगा। निशा मुस्कुराई लिफाफे को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए, बस यह सुनिश्चित कर लो कि हम पकड़े न जाएं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कैफे के पीछे रोहन दरवाजे की दरार से एक कैमरा पकड़े हुए था। हर छवि, हर शब्द स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो रहा था। उस रात वीडियो श्री आनंद और श्री कुमार के वकील को भेज दिया गया। अगली सुबह राज ने निशा और प्रिया को सब कुछ निपटाने के लिए नोटरी कार्यालय में बुलाया। प्रिया अभी भी उत्साहित थी, यह सोचकर कि उसे विरासत का एक हिस्सा मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही तीनों अंदर गए, उन्होंने श्री कुमार, रोहन और स्थानीय पुलिस के एक प्रतिनिधि को इंतजार करते देखा। निशा का चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया ने चारों ओर देखा और एक कदम पीछे हट गई। विक्रम भी वहां था। जाली दस्तावेज बनाने और संपत्ति हड़पने की साजिश के आरोप में मौके पर ही हथकड़ी लगा दी गई। रिकॉर्डिंग, गुप्त रूप से फिल्माए गए वीडियो और गवाहों के बयान सभी प्रस्तुत किए गए। जब प्रिया को बाहर ले जाया जा रहा था तो वह राज को देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं। तुमने मुझे फंसाया। राज ने उसे खाली आंखों से देखा। मैंने तुम्हें नहीं फंसाया, सच्चाई खुद सामने आ गई। आज के बाद मेरे पास तुम्हारा बचाव करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। निशा जल्दी से मुड़ी, सभी की नज़रों से बचते हुए। लेकिन नोटरी कार्यालय के गेट के बाहर एक भीड़ जमा हो गई थी। किसी ने उस दृश्य को फिल्माया और उसे जब लालच रिश्तेदारी को निगल जाता है शीर्षक के साथ ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। उस रात राज आश्रम वापस लौटा, इस बार अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें यह बताने के लिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। मुझे नहीं पता कि मैं अब उस ज़मीन के लायक हूँ या नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इसे अब एक दाग नहीं बनने दूंगा। माँ, आप चिंता न करें। शांति जी बरामदे में बैठी थीं, धीरे धीरे सिर हिला रही थीं। हवा उनके सफ़ेद बालों से सरसराती हुई गुजरी अपने साथ बगीचे के पीछे के नीलगिरी के पेड़ों की हल्की सुगंध लेकर आई। वह धीरे से बोली, जैसे खुद से कह रही हूँ, अब समय आ गया है सब कुछ नए सिरे से शुरू करने का। लेकिन जो बात कोई नहीं जानता था वह यह थी कि उनका एक फैसला अभी भी घोषित होना बाकी था। एक आखिरी उपहार केवल उस बेटे के लिए जो वास्तव में अपने दिल के सामने सिर झुकाना जानता था। अगली सुबह आश्रम की लकड़ी की खिड़की से सुबह की धूप राज के चेहरे पर पड़ी। वह अलार्म की आवाज़ से नहीं बल्कि बाहर आंगन में बच्चों की स्पष्ट हौंसी से जागा। राज उठकर बैठ गया, धीरे से छोटी खिड़की से बाहर झांका। बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। मिट्टी के आंगन में चप्पलों की आवाज़ गूंज रही थी। एक दूसरे को बुलाने की आवाज़ें पूरे स्थान में गूंज रही थीं, जैसे एक नए दिन की शुरुआत का संगीत। वह मुस्कुराया, हल्कापन और शांति की भावना उसके हर रोम में समा गई, जो उस पुराने घर में हर सुबह जागने पर महसूस होने वाली स्थायी थकान और शिकायतों से बिल्कुल अलग थी। शांति जी जल्दी उठ गई थीं। वह बगल के कमरे में कंबल तह कर रही थीं। उनके दोनों धीमे लेकिन फिर भी साफ सुथरे और सावधानी पूर्वक थे। जब राज बाहर आया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक तौलिया दिया और पीछे के आंगन की ओर इशारा किया। आज लकड़ी के ढेर को साफ करना है। क्या तुम कर सकते हो? राज ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। वह जानता था कि माँ को वादे सुनने की ज़रूरत नहीं है, वह सिर्फ कार्रवाई देखना चाहती हैं। और वह यह भी जानता था, इस आश्रम में हर गुजरते दिन के साथ वह न केवल अपनी माँ के प्रति बल्कि खुद के प्रति भी प्रायश्चित कर रहा था।
जब राज पुराने लकड़ी के ढेर को साफ करने में व्यस्त था, श्री कुमार आए। उन्होंने एक सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी और उनके हाथ में एक प्रायोजन अनुबंध की प्रति थी। मुझे अभी अभी नगर परिषद से खबर मिली है, उन्होंने कहा जब उन्होंने शांति जी को बरामदे में चाय पीते देखा। उस दिन की घटना बहुत फैल गई, लोग उत्सुक और भावुक हो गए। व्यवसायियों के एक समूह ने माँ का घर नामक एक बुजुर्ग देखभाल केंद्र के निर्माण के लिए प्रायोजित करने का प्रस्ताव दिया है। शांति जी यह सुनकर धीरे से मुस्कुराईं। उनकी आंखें पीछे के आंगन में लगन से काम कर रहे अपने बेटे की ओर थीं, जैसे बिना बोले उसकी राय पूछ रही हों। श्री कुमार ने उनकी आंखों का अनुसरण किया और फिर अपनी आवाज़ धीमी कर ली। मुझे लगता है कि ज़मीन का आखिरी हिस्सा उसे तय करने देना चाहिए। आप क्या सोचती हैं उस दोपहर? शांति जी ने राज के सामने उस पुरानी ज़मीन के भूखंड के विभाजन का एक हाथ से बना नक्शा रखा। उन्होंने लाल कलम से बीच के हिस्से को गोला बनाया और उसे राज को दे दिया। अगर तुम अभी भी वास्तव में मूल्यवान कुछ रखने का इरादा रखते हो तो इस जगह को एक ऐसी आड़-दिहा जगह बनने दो जहां हर कोई वापस आ सके, यहां तक कि तुम्हारे जैसे भटके हुए लोग भी। राज ने नक्शे को देखा, उसका दिल दुखने लगा। वह जानता था कि यह जमीन नहीं है, घर नहीं है, बल्कि एक अवसर है। माँ उसे नए सिरे से शुरू करने का मौका दे रही थी, न केवल अपने लिए बल्कि उसके जैसे लोगों के लिए भी जो भूल गए थे कि एक सभ्य जीवन कैसे जीना है। एक हफ्ते बाद आश्रम ने माँ का स्नेह सामुदायिक केंद्र नामक नई परियोजना की घोषणा करने के लिए एक छोटी सी बैठक आयोजित की। यह न केवल बेघर लोगों के लिए एक आश्रय होगा, बल्कि इसमें व्यावसायिक कक्षाएं, साक्षरता कक्षाएं और एक चैरिटी कैंटीन भी होगी जो 24,000 खुली रहेगी। राज सबके सामने बोलने के लिए खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ अब कांप नहीं रही थी। मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं एक बहुत बुरा इंसान था और आज मैं बस कुछ ऐसा करने की उम्मीद करता हूँ ताकि मेरी बेटी जैसी बच्चियों को भविष्य में अपने पिता के लिए शर्मिंदा न होना पड़े। भीड़ में अंजलि अपनी दादी के बगल में खड़ी थी, उसके हाथ में सफ़ेद गुलदाउदी का एक गुलदस्ता था। जब उसने अपने पिता को नीचे आते देखा तो वह दौड़कर उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज़ साफ थी, मुझे आप पर गर्व है पापा। उस वाक्य ने राज को इतना भावुक कर दिया कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। श्री आनंद ने पीछे से धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया, फुसफुसाते हुए, एक पिता जो अपनी गलतियों को सुधारना जानता है हमेशा अपने बच्चे के जीवन में सबसे बड़ा आदर्श होता है। परियोजना की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। कई लोग जो पहले प्रिया और निशा की आलोचना करते थे, अब राज का समर्थन करने लगे। उसे साल का सबसे लियोग खूबसूरत प्रायश्चित करने वाला बेटा कहने लगे। प्रिया बहिष्कृत होने के बाद उसके अनुबंध रद्द कर दिए गए और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई, चुपचाप शहर छोड़ दिया। निशा भी विक्रम के साथ जाली दस्तावेजों के मामले में जांच के बाद गायब हो गई, जो अब मुकदमे की प्रतीक्षा में हिरासत में है। अब कोई उनके बारे में बात नहीं करता और राज ने भी उन्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि वह समझ गया था कि सबसे बड़ी कीमत तब चुकानी पड़ती है जब कोई हर सुबह आईने में खुद को देखने के लिए मजबूर होता है और अब खुद का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। उस शाम जब सब कुछ शांत हो गया, शांति जी बरामदे में बैठीं, तारों से भरे आकाश को देख रही थीं। राज एक कप गर्म चाय लेकर आया और उनके बगल में बैठ गया। माँ और बेटे ने कुछ नहीं कहा, बस एक साथ चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। पहले मैं सोचती थी कि तुम्हें पैसे और ज़मीन देने से तुम खुश हो जाओगे, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ जिस चीज़ की तुम्हें सबसे ज़्यादा कमी थी वह थी वापस आने के लिए एक जगह। राज ने सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया, मुझे वह मिल गई है माँ, यहाँ आपके साथ और मेरे अंदर। हवा पेड़ों के बीच से सरसराती हुई गुजरी, जैसे मुस्कुराते हुए सहमति दे रही हो।
उस शांत रात में एक ऐसी जगह के बीच में जिसे परित्यक्त लोगों के लिए माना जाता था, एक आदमी अपना जीवन फिर से बनाना सीख रहा था और एक माँ अपने उस बेटे की दृढ़ आंखों में खुद को फिर से जवान होते देख रही थी जिसे वह हमेशा के लिए खोया हुआ मान चुकी थी। पतझड़ की शुरुआत हो चुकी थी। हल्की हवा आश्रम के गेट के सामने बोगनविलिया की बाड़ से होकर बह रही थी, जिससे गुलाबी पंखुड़ियां गिर रही थीं, जैसे मौसम का एक शांत लेकिन स्पष्ट परिवर्तन हो। राज सामान्य से पहले उठ गया। उसके हाथ में माँ का स्नेह सामुदायिक केंद्र का प्रारंभिक डिजाइन था, एक कागज जिस पर अभी भी पिछली रात की चाय की कुछ बूंदें थीं, जब वह अपनी माँ के साथ देर रात तक चर्चा कर रहा था। शांति जी ने खाली आंगनों की ओर इशारा करते हुए कहा था, गुलदाउदी लगाने के लिए जगह छोड़ना याद रखना। वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं, धीरे धीरे खिलते हैं और माँ के प्यार की तरह लंबे समय तक सुगंध देते हैं बेटा। आज सुबह नगर परिषद के साथ आधिकारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का दिन था, जिससे केंद्र की स्थापना की पुष्टि हुई। राज ने एक सफ़ेद शर्ट पहनी जिसे शांति जी ने इस्त्री किया था, खुद अपना कॉलर बटन लगाया और फिर अपनी माँ को उसी पुरानी मोटरसाइकिल पर टाउन हॉल ले गया जिस पर वह उसे स्कूल ले जाया करती थी। रास्ते में किसी ने ज़्यादा बात नहीं की। शांति जी पीछे बैठी थीं, उनका हाथ धीरे से उनके बेटे की शर्ट पकड़े हुए था। उनकी रास्ते में किसी ने ज़्यादा बात नहीं की। आंखें दूर तक देख रही थीं। हवा उनके बालों से होकर बह रही थी, ठंडी और एक अच्छे दिन की सांस की तरह हल्की। टाउन हॉल में जब हस्ताक्षर समारोह शुरू हुआ तो समाचार कवर करने के लिए मीडिया प्रतिनिधि भी थे। मंच के पीछे एक बड़ा बैनर था, माँ का स्नेह सामुदायिक केंद्र परियोजना की घोषणा, जहां जीवन फिर से शुरू होता है। राज बिना किसी कागज के, बिना किसी तैयारी के बोलने के लिए मंच पर गया। वह बस वहां खड़ा था, धीरे से माइक्रोफोन पकड़े हुए। उसकी आवाज़ धीमी थी। शायद कई लोगों की नज़र में मैं एक नालायक बेटा हूँ जिसने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि मैंने उन्हें एक बोझ के रूप में देखा। और हाँ, मैं वैसा ही था। लेकिन जब मैंने अपनी माँ को खो दिया, तभी मैंने समझना शुरू किया कि माँ क्या होती है। वह खाना पकाने, कपड़े धोने या बच्चों की देखभाल करने वाली नहीं होती। माँ एक स्मृति है, एक आश्रय है, एक जड़ है। आज मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ। मैं बस अपने कार्यों से, अपने दिल से और अपने शेष जीवन से इसे सही करने की उम्मीद करता हूँ। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर तालियों की गड़गड़ाहट हुई, शोर शराबे वाली नहीं बल्कि स्थिर और गहरी। शांति जी पहली पंक्ति में बैठी थीं, चुपचाप अपनी आंखों के कोनों को पोंछ रही थीं। उनके हाथ धीरे से दूसरे में गुंथे हुए थे, जैसे अपने सीने में उठी भावनाओं को रोकना चाहती हों। समारोह के बाद श्री कुमार उनके कान में फुसफुसाए, शांति जी आपने देखा। उसने यह कर दिखाया। उन्होंने सिर हिलाया, उनकी आंखें चमक रही थीं। मैंने देख लिया। अब वह बच्चा नहीं है जिसका हाथ मुझे पकड़ना पड़ता है। उसी दिन शाम को आश्रम के आंगन में अंजलि ने अपने दोस्तों के साथ एक छोटा सा नाटक आयोजित किया। बच्चे पेड़, सूरज और बारिश के रूप में तैयार हुए, सभी अंजलि द्वारा लिखे गए एक छोटे से नाटक का प्रदर्शन करने के लिए। बिना छत वाली माँ। कहानी एक बूढ़ी माँ के बारे में थी जिसे उसके बेटे ने गरीबी के कारण घर से निकाल दिया था, लेकिन अंत में वही थी जिसने अपने बेटे को जीवन के तूफान से बचाया। राज देखता रहा, उसका दिल जैसे सिकुड़ गया हो जब अंजलि पश्चाताप करने वाले बेटे की भूमिका निभा रही थी। दौड़कर वास्तविक जीवन में अपनी दादी को गले लगा लिया और गहर गाँव बोली, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें नहीं समझा। पूरा आश्रम तालियों और कपड़ों के पीछे छिपे सिसकियों में डूब गया। राज शांति जी की ओर मुड़ा और देखा कि वह उसे देख रही हैं। उनकी आंखें उस रात के चांद की तरह कोमल थीं, एक ऐसी रोशनी बिखेर रही थीं जो क्षमाशील और आश्वस्त करने वाली दोनों थी। नाटक के बाद राज उठा, मंच पर गया
और अपनी माँ के सामने, सबके सामने सिर झुकाया। माँ, इस क्षण से मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वाक्य अलंकृत या घिसा पिटा नहीं था, लेकिन इसमें एक ऐसा दिल था जिसने अभी अभी नए सिरे से प्यार करना सीखा था। उस रात आश्रम में शांति जी के पुराने कमरे में श्री आनंद आए। उन्होंने उन्हें एक नया कागज दिया, माँ का स्नेह, केंद्र के लिए शेष भूमि के आधिकारिक हस्तांतरण की पुष्टि करने वाला एक आधिकारिक पत्र। क्या आप अपने लिए कोई हिस्सा नहीं रख रही हैं? उन्होंने पूछा। शांति जी ने अपने सीने पर हाथ रखा, मुस्कुराई। मैंने सबसे बड़ा हिस्सा रखा है। मेरा राज मेरे पास वापस आ गया है, इतना ही काफी है। बाहर राज रसोई क्षेत्र के नवीनीकरण की योजनाएं लिख रहा था। उसके हाथ खुरदरे थे, लेकिन हर अक्षर बहुत स्पष्ट था। अंजलि उसके बगल में बैठी थी, उसका सिर उसके पिता के कंधे पर टिका हुआ था। पापा, क्या हम कल फिर से दोस्तों के लिए खाना बनाएंगे? राज ने अपनी बेटी के बालों को सहलाया, सिर हिलाया। हाँ, कल, और उसके बाद के सभी दिनों में पापा खाना बनाएंगे। तुम सब्जियां मिलाना, दादी मेज सजाएंगी। हम एक परिवार हैं, है ना बेटी? लड़की मुस्कुराई। उसकी आंखें आधी रात में एक छोटी सी दीपक की तरह चमक उठीं। बाहर आंगन में हवा बह रही थी, गुलदाउदी की हल्की सुगंध हवा के साथ कमरे में फैल गई। उस पल में किसी ने कुछ और नहीं कहा, क्योंकि खामोशी कभी कभी यह कहने के लिए सबसे स्पष्ट ध्वनि होती है कि उन्होंने वास्तव में एक दूसरे को माफ कर दिया है और एक साथ एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं जिसमें कोई पछतावा नहीं है, कोई भटकाव नहीं है। अंजलि के छोटे नाटक के एक हफ्ते बाद माँ का स्नेह सामुदायिक केंद्र का निर्माण कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। वह जमीन जिसे शांति जी ने चुपचाप संभाल कर रखा था, अब दर्जनों मेहनती हाथों, मजदूरों, इंजीनियरों, विभिन्न प्रांतों के स्वयंसेवी समूहों और राज जैसे पूर्व में बेघर और भटके हुए लोगों का मिलन स्थल बन गई थी। वह अब केवल योजना पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने एक टोपी पहनी, अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और व्यक्तिगत रूप से सीमेंट की बोरियां उठाईं, लकड़ी के तख्ते ठोके और बच्चों को उस बगीचे के कोने में सब्जियां उगाना सिखाया जहां माँ ने छोड़ने के लिए कहा था। शांति जी हर दिन निर्माण स्थल का दौरा करती थीं। ज्यादा बात नहीं करती थीं, बस दूर से अपने बेटे को देखती थीं। एक दिन वह भूखंड के सिर पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी सुई और धागा निकाला और उन पुराने कपड़ों को सिलने लगीं जिन्हें राज ने बच्चों के लिए इकट्ठा किया था। पूरा आश्रम त्योहार की तरह जीवंत था। किसी ने गेट के पास एक छोटा सा बोर्ड लटका दिया, यह जगह कभी एक माँ के लिए आखिरी आश्रय थी, अब यह सैकड़ों दिलों के लिए एक शुरुआती बिंदु है। जिस दिन केंद्र बनकर तैयार हुआ, मौसम असाधारण रूप से धूप वाला था। शांति जी ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी, उनके बाल एक जूड़े में बंधे थे और उन्होंने अंजलि का हाथ पकड़कर धीरे धीरे हॉल में प्रवेश किया। राज पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। सफेद शर्ट, सादे ग्रे पैंट, उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे किसी ने अभी अभी वह चीज पाई हो जिसे उसने आधी जिंदगी खो दिया था। जब श्री आनंद ने आश्रम का प्रतिनिधित्व करते हुए भाषण दिया तो माहौल शांत हो गया, केवल प्यार भरी निगाहें बची थीं। हम एक इमारत का उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसी जगह का निर्माण कर रहे हैं जो ठीक कर सकती है। एक ऐसी जगह जहां एक खोया हुआ बेटा वापस आ गया है, जहां एक माँ ने बिना किसी मांग के माफ कर दिया है, और एक ऐसी जगह जहां बिना माँ के बच्चे पहली बार समझेंगे कि घर क्या होता है। तालियों की गड़गड़ाहट हुई, लेकिन जिस चीज ने सभी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह क्षण था जब राज ने माइक्रोफोन पकड़ा, हॉल के बीच में गया, शांति जी के सामने गहराई से सिर झुकाया और फिर ऊपर देखा। उसकी आवाज ngैर-ngāo लेकिन दृढ़ थी। आज मैं माँ से उद्घाटन समारोह में मेरे साथ खड़े होने के लिए कहता हूँ, जमीन के मालिक के रूप में नहीं, बल्कि उस माँ के रूप में जिसने मुझे एक बार फिर से जन्म दिया है। शांति जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया।
तालियां फिर से गूंज उठीं। इस बार आंसू भी थे जो पोंछे नहीं जा सके। अंजलि दौड़कर आई, दोनों को गले लगा लिया, जिससे दृश्य हृदय विदारक रूप से पूर्ण हो गया। उस दिन सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें तीनों को मां का स्नेह सामुदायिक केंद्र के बोर्ड के बगल में गले मिलते हुए दिखाया गया था। पोस्ट के नीचे हजारों भावुक टिप्पणियां थीं। कई लोगों ने लिखा, मैं कभी भी इस तरह की सच्ची कहानी पर नहीं रोया। एक प्रमुख टिप्पणी में कहा गया था, कुछ माताएं चुपचाप अपने पूरे जीवन को सिर्फ अपने बच्चे से एक देर से गले मिलने का इंतजार करने के लिए लपेट लेती हैं। घर जाओ अगर तुम्हारी माँ अभी भी इंतजार कर रही है। जब सूरज ढलने लगा तो राज ने केंद्र की नई रसोई में पहला भोजन पकाने के लिए खुद आग जलाई। उसने सावधानी से हर चुटकी नमक डाला, अपनी माँ की सलाह याद करते हुए फीकी करी को ठीक किया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए हर्टफुल शब्दों को नहीं। चिपचिपे चावल, मीठी करी और उबली हुई सब्जियों की सुगंध उठी, जिससे बड़े कमरे में गर्माहट आ गई। शांति जी मेज के सिर पर बैठी थीं। उनके बगल में अंजलि और अनाथ बच्चे थे, जो उत्साह से उन्हें दादी शांति खाना खा लो दादी कह रहे थे। राज ने आखिरी कटोरा परोसा, अपनी माँ के बगल में बैठ गया, उन्हें मछली करी का एक टुकड़ा दिया और फिर खाने की मेज के चारों ओर देखा। कई सालों में पहली बार उसे किसी की कमी महसूस नहीं हुई। खाने के बाद बच्चे कहानियां सुनने के लिए आंगन में चटाई बिछाने के लिए दौड़े। राज ने अपना पुराना गिटार निकाला, कुछ परिचित धुनें बजाईं और फिर धीरे धीरे माँ का दिल गीत गाया। उसकी आवाज़ अब उन शुरुआती दिनों की तरह अस्थिर नहीं थी, जब वह खुद को फिर से खोज रहा था, बल्कि गहरी अनुभव और प्यार से भरी हुई थी। रात की हवा बही गुलदाउदी की सुगंध को गीत के साथ मिला दिया। हर खिड़की, हर स्मृति के कोने में घुस गई। वह कहानी एक अंत के साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक और शुरुआत के साथ गर्म, अधिक वास्तविक और आशा से भरी हुई। एक माँ ने माफ कर दिया था, एक बेटा वापस आ गया था और एक आश्रम सैकड़ों खोए हुए दिलों के लिए एक शुरुआती बिंदु बन गया था।